हेलो दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल आपके सामने फिर एक बार और ठीक है सॉल्यूशन पार्ट 4 ठीक है वो लेके आया हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, देखो अभी तक अगर हम देखें तो पिछले वीडियो लेक्चर में क्या हमारे पास पूरा प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करा था तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इस चैप्टर के साथ अच्छे से डील करनी है तो इस चैप्टर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 3 सेक्शन मतलब ब्रॉडली इस 3 सेक्शन पे अगर आप अच्छे खासा आप फोकस रखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो इससे अच्छे से मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो मैंने कहा था कि आप सॉल्यूशन के बेसिक इंट्रो और उसके टाइप और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में मैंने आपको उसमें बताया था, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे। ठीक है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सारी चीजों पर। ठीक है, अब पार्ट सेकंड जो था मैंने बोला था कि मैं इसमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूंगा कि सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि सॉलिड के लिए लिक्विड में क्या सॉल्युबिलिटी होती है, लिक्विड की लिक्विड में क्या सॉल्युबिलिटी और गैस की लिक्विड में क्या सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, और पार्ट थर्ड जो था हमारा वो क्या था, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए था, वो मैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना सॉल्यूशन ठीक है पार्ट सेकंड यानी सेक्शन सेकंड शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन। और उसमें मैंने बोला था कि पार्ट सेकंड जो है हमारा सॉल्युबिलिटी की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो देखो जनरली अगर मैं बात करूं पेपर के पैटर्न के हिसाब से, तो मैंने आपको बोला था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और जो तीसरा सेक्शन है वहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, न्यूमेरिकल एक या फिर उसमें से आता ही आता है क्वेश्चन। और बात फंसी कंसंट्रेशन टर्म और फर्स्ट सेक्शन से और सेकंड सेक्शन से, तो इन दोनों में से रैंडमली कोई भी एक पिक हो जाता है। तो जनरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। क्लियर हुआ? तो सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर 4th है ये, जिसमें मैं सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो अच्छे से समझना इसको, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकूं। और इसके न्यूमेरिकल सेक्शन भी थोड़ा बहुत तो वो हम देखेंगे, नहीं तो मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा इसकी तो वहां पे करा देंगे। ठीक है, तो आते हैं सॉल्युबिलिटी होती क्या है। ठीक है, क्या है हमारे पास टॉपिक, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कौन कैसा घुलने में प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होती है जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर किसी को कंसंट्रेशन की डेफिनेशन याद है जो मैंने अभी आपको उस दिन बताई थी, मैंने 3 बीकर रखे थे। ठीक है, सब में जो सॉल्वेंट के जो अमाउंट था वो मैंने फिक्स कर रखा था, और क्या करा था कि हर एक सेक्शन में मैंने अलग अलग चीजें डाली थी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आ रहा समझ में? तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या है कि अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए, ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी मतलब कि एक सॉल्वेंट होगा, देखो मान लीजिए जैसे ये है हमारे पास, उसका सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो फिक्स है। जैसे 1 लीटर है हमारे पास, कुछ भी है, ये सॉल्वेंट है, वाटर भी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, क्या बोला है मैंने कि मैक्सिमम अमाउंट किसकी, सॉल्यूट की। आ रहा समझ में? सॉल्यूट की तो आप डिसॉल्व करोगे इसके अंदर, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस की उसकी मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, कि क्या हो जाए, रिजल्टेंट मेरा क्या हो जाए। देखो समझने की कोशिश करना, मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट की एक डिफिनाइट वॉल्यूम में, किसके, सॉल्वेंट के, ताकि वो क्या हो जाए, जो रिजल्टेंट मेरा जो सॉल्यूशन बने वो क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। बेटा क्या हो जाए, सैचुरेटेड। समझ पा रहे हैं कि एक मैक्सिमम अमाउंट मतलब मैं कहां तक एक सॉल्यूट को डालूं, ठीक है, एक सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में, कि जो मेरा रिजल्टेंट सॉल्यूशन बने वो क्या रहे, सैचुरेटेड ही रहे। क्योंकि क्या होता है कि एक हद के बाद जो सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी बोलो सॉल्युबिलिटी की, तो क्या बोलूंगा मैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व इन अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि सॉल्वेंट के एक फिक्स अमाउंट में, डिफिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज द रिजल्टेंट
the resultant solution is being in saturated state, ठीक है, at a given temperature and pressure, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या बोला है हमने, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि डेफिनेशन समझ में आ रही होगी आपको। क्या बोला है मैंने, एक बार और देखो, मतलब कि अगर इसके कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे तो मेरे हिसाब से नहीं है कि आप कभी इसकी डेफिनेशन पे अटक सकते हो, क्योंकि देखो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड, और वो कि जो डेफिनाइट वॉल्यूम में सॉल्वेंट के क्या हो जाए, परफेक्टली डिसॉल्व हो जाए, और जो रिजल्टेंट मेरा सॉल्यूशन बने वो सैचुरेटेड एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये लाइन मैंने क्यों लिखी, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी को क्या करते हैं, वेरी कराते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर उनमें वेरिएशन आया तो सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में जो सॉलिबिलिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो इसीलिए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे ही हमेशा सॉलिबिलिटी को चेक करा जाता है। आ रहा है समझ में। अब देखो सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिबिलिटी की क्या हो सकता है, देखो सॉल्वेंट हमारा फिक्स होगा कि वो हमेशा लिक्विड मीडियम में ही होगा, क्योंकि हमें सॉल्युबल कराना है, तो दैट मींस कि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड में कहाँ कोई चीज सॉल्युबल होगी, वहां तो मिक्सर हो गया एक तरह से। और गैस के लिए भी हमारे पास सॉलिबिलिटी के लिए उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड के लिए। तो लिक्विड के लिए सॉल्यूट की क्या क्या स्टेट रहे कि सॉलिबिलिटी मेरी डिफरेंट हो जाए, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इसके बेस पर सॉलिबिलिटी को 3 फेज में डिवाइड करा गया है, ठीक है। सॉलिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है अभी तक का समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। तो जो सॉलिबिलिटी है, ठीक है, उठा के लाता हूं मैं, जरा इधर ही लेके आ जाते हैं, एक सिंपल बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। सॉलिबिलिटी of different solute in liquid, ठीक है। समझने की कोशिश करना बेटा कि लिक्विड मतलब कि अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन का जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया था, याद आ रहा है, 9 तरह के हमारे पास वो थे क्लासिफिकेशन, ठीक है। गैस सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मेरा सॉल्वेंट लिक्विड हो चुका, ठीक है, उसके अंदर सॉल्यूट मेरा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो यानी कि उस लिक्विड सॉल्यूशन में मेरे 3 फेस है, तो वही 3 फेस यहाँ पे आने वाले हैं। आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो सॉलिबिलिटी 3 तरह की हो सकती है, ठीक है। 3 तरह से मतलब क्या हो सकता है आपका, क्योंकि ये लिक्विड में ही देना है, तो आपका क्या हो सकता है, पहला सॉलिड, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, पहला ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है आपका बताओ, लिक्विड इन लिक्विड, बोलो समझ में आ रहा है ना, सिंपल ही होगा, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास क्या, गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है, गैस इन लिक्विड। आ रहा है समझ में। तो सॉलिबिलिटी के लिए आप यही कॉन्सेप्ट दे सकते हो कि भाई मेरा जो सॉल्वेंट है वो फिक्स कर दिया मैंने, लिक्विड, ठीक है। उसमें सॉलिड क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि हर एक जो हमारे पास जो सॉलिबिलिटी टर्म है ना, उसके लिए एक लॉ उसके साथ एसोसिएटेड है। मतलब देखो लॉज है क्या कि इनकी चीजों को वो डेफिनेशन नहीं करते हैं, इनके कुछ फैक्टर को जब आप पढ़ोगे तो वो लॉज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे बात करूं सॉलिड इन लिक्विड के लिए, तो हमारे पास जो लॉ इसके साथ डील करता है वो है ली चैटरलीज प्रिंसिपल, आ रहा समझ में, ठीक है। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने 10th में, क्या था हमारे पास ली चैटरलीज प्रिंसिपल, अभी बताऊंगा मैं यहाँ पर भी, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड के लिए आपके पास जो लॉ इसके साथ डील करेगा वो है हमारे पास, ठीक है, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये पूरा का पूरा ब्रॉड टॉपिक है एक हमारे पास, ठीक है। इसको पूरा एक अलग से ही एक लेक्चर में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। और गैस इन लिक्विड के लिए, ठीक है, एक लॉ इसके साथ एसोसिएट करता है, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास क्या, हेनरीज लॉ,
हेनरीज लॉ, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इस लॉज की कुछ एप्लीकेशंस है जिसको हमें डिस्कस करना है और जो जनरली एक जनरल लाइफ के साथ रिलेट करते हैं तो उसे हम डील करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमें क्या पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के अंदर? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आपने देख ली, सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या है, लिक्विड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या है, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या है, इनके साथ कुछ लॉज एसोसिएटेड है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ली चैटरलीज प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे, राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे और हेनरीज लॉ के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि हेनरीज लॉ आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक है, देखो राउल्ट्स लॉ मैं अभी यहाँ पे इस लेक्चर में नहीं कवर करूंगा क्योंकि ये एक अलग से ही टॉपिक पूरा लेना पड़ेगा मेरे को लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के लिए, क्योंकि इसमें दो लॉज हैं राउल्ट्स के, ठीक है, एक फर्स्ट लॉ है, एक सेकंड लॉ है और यहीं से ही हमारे पास आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन की भी बात चलेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बिना किसी देरी से डिस्कस करें आगे की चीजें हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का क्या सीन है, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, ठीक है। अगर स्पीड के लिए कोई इशू है आपको तो आप वहाँ पे YouTube का अपना एक फंक्शन है जिसमें आप स्पीड अगर कम लग रही है तो आप तेज कर सकते हैं और अगर तेज है तो उसे धीरे कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो उसको डिस्कस करा करो पक्का, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि एक पैटर्न बता देता हूँ कि उसको सॉल्व कैसे करना है, मैं उसे पूरा सॉल्व नहीं कराता हूँ, ठीक है। तो आप जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तो उस क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि कैसे आपको उसे करना है उसको समझने के बाद एक बार अपने आप ट्राई करा करो, ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाया करो, ठीक है। ये जो चैप्टर जिस वे में मैं लेके चल रहा हूँ उस वे में अगर आप इसके साथ डील करोगे तो आप अच्छे खासे इससे नंबर लेके आ सकते हो और समझ में भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। एक ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो आगे देखते हैं हमारे पास, तो मैंने बात करी थी सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसकी? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी बेटा, ठीक है। चलो देखो तो सॉलिड क्या हो सकता है आपका, ठीक है, जनरली सॉलिड क्या हो सकता है आपके पास? सॉलिड देखो जनरली अगर हम बात करें तो देखो इससे सॉलिड स्टेट जो फर्स्ट चैप्टर था अभी तक का उसमें आपको डिस्कस कराना था को, लेकिन ये कि मैं सीधा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करके लेकर आया हूँ, ठीक है। लेकिन तभी भी आपको पता होगा अभी तक आप पढ़ते ही आ रहे हैं 11th 12th में भी, हर जगह 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। सॉलिड क्या है एक्चुअली में, जिसके पार्टिकल ज्यादा कंडेंस होंगे, ये सारी चीजें। अगर मैं टाइप की बात करूँ तो आयनिक जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, क्या बोला मैंने, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, जनरली लार्ज स्केल पे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जो सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे एक टर्म हमेशा याद रखना, क्या कि एक चीज लिख रहा हूं मैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, ये टर्म हमेशा याद रखना सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है, कि जो लाइक चीजें होती है, मतलब कि अभी लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब दैट मीन्स कि कुछ फेवरेबल चीजें फेवरेबल चीजों में डिसॉल्व होंगी, दैट मीन्स अब वो लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है? क्या आपको पता है कि जनरली अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर उसके बारे में हम बात करें तो दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, पोलर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन पोलर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। पोलर मतलब देखो पोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे पोल्स क्या हो सकते हैं, नॉर्थ या साउथ पोल नहीं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर दो अलग अलग जगह पे सेपरेट हो चुके हैं किसी कंपाउंड में, ठीक है, गैप आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का गैप आ रहा है, तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बेटा, पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। और नॉन पोलर क्या हो गए कि जिसमें सेम फेस आ जाता है, आ रहा समझ में, ठीक है। जैसे बात करें पोलर के लिए, ठीक है, तो पोलर में अगर मैं बात करूं जैसे HCl तो गैस हो गई, ठीक है, सॉलिड कोई भी एक सॉलिड ले लेते हैं, जैसे NaCl हो गया हमारे पास, ठीक है, KCl, ठीक है, देखो उसे देखो, NaCl क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दो अलग अलग पोल्स बन चुके हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड तो खैर सारे के सारे पोलर ही होते हैं हमारे पास, ठीक है, आ रहा है समझ में। और जैसे बात करें और क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास CO2, ठीक है, CO2
सॉरी ये तो नॉन पोलर हो गया, ठीक है। H2O है हमारे पास, ये भी एक पोलर कंपाउंड है। देखो कैसे, इसका अगर फिगर आप बनाओगे तो ये इस तरह से बैंड शेप होता है, ठीक है, जिसके बीच का ये जो एंगल होता है हमारे पास 105 डिग्री का होता है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो हुआ क्या कि देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे आओ तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इसको खींचेंगे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक तरह से वेक्टर फॉर्म में आती है, तो इनका एक रिजल्टेंट यहाँ पे निकल के आएगा। तो यानी कि चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, नेगेटिव एक तरफ खींचे जा रहे हैं, पॉजिटिव एक तरफ ही रह रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये पोलर निकल गया। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड है जो पोलर नेचर के होते हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। जैसे CO2 हो गया हमारे पास, CO2 का फिगर कैसा होता है, लीनियर शेप होती है, यानी कि ये जो एंगल होता है वो कितना होता है 180। ये सारी जो शेप वगैरह है, ये सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आती है, जो 11th में हम पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है हमारे पास उसमें, ठीक है। आशा करता हूँ कि तुम पढ़ के आए होंगे तो वहां से अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेंजीन C6H6, ठीक है, ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो मेजर कंपाउंड जो इसके अंदर आते हैं वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जिनमें कार्बन डायरेक्टली वे में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी को अगर आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, यानी कि पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। मेजर केसेस में यही कॉन्सेप्ट चलाना है आपको कि पोलर किस में डिसॉल्व होगा, पोलर में, नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। दैट इज कि NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा, क्यों? क्योंकि देखो दोनों पोलर है, और तुमको पता ही है कि NaCl दैट इज सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, पता है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से नॉन पोलर में, यानी कि बेंजीन और वाटर को भी लेके देखना, ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, मैं अभी बात करूंगा। बेंजीन और वाटर का सॉल्यूशन लेके देखना, ठीक है। बेंजीन और वाटर का, जैसे तेल जो ऑयल होता है और वाटर का अगर आप सॉल्यूशन बनाओ तो कुछ देर बाद ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाता है। उसी तरह से बेंजीन जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, और जो हमारे पास इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो अलग हो जाता है, ठीक है, यानी कि पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता रहेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। अब आते हैं कि भाई इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब कि कुछ केस ऐसे हैं जहां पे जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन पोलर होते हुए भी पोलर चीजों में डिसॉल्व है। जैसे आप देखो यहाँ पे CO2 है, ठीक है, CO2 नॉन पोलर है, ठीक है। नॉन पोलर कैसे हुआ, देखो ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो इसका रिजल्टेंट हमारा 0 निकल के आता है। क्लियर हुआ? मतलब कि जिस फोर्स से उस तरफ खींचा जा रहा है, इस फोर्स से इधर खींचा जा रहा है, तो चार्जेस का सेपरेशन कहाँ हो पा रहा है, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये नॉन पोलर होगा, ठीक है। आ रहा समझ में? तो नॉन पोलर होते हुए भी ये पोलर यानी वाटर में क्या है, डिसॉल्व है, ठीक है। CO2 वाटर में डिसॉल्व होती है, ये ध्यान रखना, क्लियर हुआ। लेकिन ये कि अब डिसॉल्व की जो प्रोसेस है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो मैंने CO2 ले लिए, गैस के लिए है तो उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं कि तो समझ में आया, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। कुछ चीजें ऐसे हैं, ठीक है, जो नॉन पोलर होते हुए भी पोलर चीजों में डिसॉल्व करती हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारी चीजें इसमें अपने NCERT में देखना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। मेरे जो एग्जाम्पल थे वो ले लिए हैं लगभग, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड की लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी होती है, ठीक है, वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है। आ रहा है, सॉलिबिलिटी ही ओवरऑल किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है। तो अगर सॉलिबिलिटी डिपेंड कर रही है तो सॉलिड और लिक्विड के लिए भी होगी, इसी तरह से लिक्विड और लिक्विड के लिए भी होगी, और गैस और लिक्विड के लिए भी होगी, ठीक है। आ रहा समझ में? तो सॉलिबिलिटी के लिए फैक्टर जो है, जो इस पे डिपेंड करते हैं, वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आए अगले टॉपिक पे, चलो डिस्कस करें। देखो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, सॉलिबिलिटी, ठीक है, सॉलिबिलिटी।
तो चलो देखो यहाँ पे सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से। तो अगर ओवरऑल मैं सॉलिबिलिटी के लिए बात कर दूंगा तो आप सॉलिड के लिए भी निकाल सकते हो, लिक्विड के लिए भी निकाल सकते हो और गैस के लिए भी निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब मैं अब इंडिविजुअल अलग अलग ना करके एक पूरा इसी के टॉपिक को उठा दिया कि इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो पहला है, ठीक है, जो जनरली होगा आपका, ठीक है, नेचर ऑफ क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिपेंड कराता है कि सॉलिबिलिटी कैसी रहेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है, आ रहा समझ में? ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास वो है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे, टेम्परेचर। ठीक है, आ रहा समझ में? हर एक के लिए अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है हमारे पास, ठीक है, प्रेशर के बारे में। प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर किस तरह से सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? टेम्परेचर के अलग अलग चीजें हैं कि आपको उसका नेचर चेक करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है हमारी सॉल्यूशन बनने की वह एक्सो है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई टेम्परेचर का अगर कॉन्सेप्ट देखना है तो हमें सॉल्यूशन जब बन रहा है तो उसका नेचर चेक करना पड़ेगा कि वो भाई कैसा है हमारे पास। ठीक है, एक्सो है या एंडोथर्मिक नेचर का है या किस तरह का है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को डिपेंड करने वाले मैंने कुछ फैक्टर्स आपको बता दिए हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, यही सारी चीज़ें ब्रॉडली। ठीक है, और अगर कुछ आया तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरे सामने इतने ही दिख रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने शुरू करा था, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो मतलब ये 3-4 जो फैक्टर हैं ब्रॉडली, ये 3 फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। ठीक है, किस सॉल्युबिलिटी को। अब सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने आपको बोला कि 3 है, सॉलिड की लिक्विड में, लिक्विड की लिक्विड में और गैस की गैस में। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट उसकी अपनी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट था कौन सा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो बात करते हैं पहला कि पहला फैक्टर क्या है, तो मैं इसी से ही रिलेट कर ले रहा हूं उसको। ठीक है, समझने की कोशिश करना अच्छे से बेटा। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पहला फैक्टर बता दिया ना कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, कि अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, सेकंड मैंने क्या बोला आपको, टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे, सॉलिड की लिक्विड पे सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, तो इसको मैं अभी ले रहा हूं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टॉपिक है, इसको लेना पड़ेगा। थर्ड जो है इसको पहले समझ लो। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्रेशर का सॉलिड की लिक्विड सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? मतलब प्रेशर का जनरली कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों ऐसा, क्यों, क्या हुआ? ठीक है, कि देखो प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एक तरह से अगर मैं किसी चीज पे लगाऊंगा तो वो क्या होगी, एक तरह से कंप्रेस होगी ना। ठीक है, जो सॉल्यूट है मेरा वो कंप्रेस होगा, तो प्रेशर एक तरह से क्या हो गया, देखो सॉलिड की बात कर रहे हो, सॉलिड क्या है, एक तरह से पहले ही कंप्रेस स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास हैं। क्लियर हो पा रहा है? तो मैं एक तरह से प्रेशर अगर अप्लाई करूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोला है मैंने? ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने क्या बोला कि सॉलिड की लिक्विड सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मैंने आपको बता दिया है। अब जरा जल्दी से टेम्परेचर का इफेक्ट देख लो बेटा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का किस तरह से होता है। तो टेम्परेचर के लिए मैंने बोला कि आपको सॉल्यूशन का नेचर चेक करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का जब नेचर, यानी कि जब सॉल्यूट का मतलब सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व होगा तो आइदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब आता है यहाँ पे हमारे पास ली चैटरलिस प्रिंसिपल अपना, ठीक है, फ्लो दिखाएगा। तो ली चैटरलिस प्रिंसिपल आएगा आपका, ली चैटरलिस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ली चैटरलिस प्रिंसिपल जो है वो आपको इस प्रोसेस को डिटरमाइन करने के लिए आपको मदद करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि या तो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है आपके पास कि जब सॉल्यूशन तैयार हो रहा है मेरा तो वो क्या हो, ठीक है, वो मेरा क्या हो, किस नेचर का हो, तो मान लीजिए वो एंडोथर्मिक नेचर का, एंडोथर्मिक। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब हीट डिसॉल्व, हीट को बाहर निकाला जा रहा है या फिर हीट को अंदर
ठीक है, लिया जा रहा है, मतलब एक्सेप्ट करा जा रहा है। तो एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, हीट का हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्ट करा जाता है, एक्सेप्ट करा जाता है, यानी कि जो प्रोसेस है उसमें मेरे को हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक। और ली चैटर्लीस प्रिंसिपल आपको क्या कह रहा है कि एंडोथर्मिक प्रिंसिपल या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, अगर आप मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है A + B, ठीक है, गिव्स C, मतलब कोई भी एक रिएक्शन है और वो किस नेचर की है, एंडोथर्मिक नेचर की है, ठीक है, एंडोथर्मिक नेचर की। एंडोथर्मिक नेचर मतलब हीट क्या हो रही है उसमें, रिसीव हो रही है, क्लियर हुआ। तो यानी कि उसके लिए अगर हम बात करें Q, डेल्टा Q जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि एक्सेप्ट करी जा रही है तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है, हीट क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि इसका एंथैल्पी डेल्टा H जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दीजिए, पॉजिटिव, ठीक है, समझ पा रहे हो, हीट क्योंकि ली जा रही है, आ रहा है समझ में। और इस तरह की रिएक्शन के लिए ली चैटर्ली ने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे, ठीक है, टेम्परेचर राइज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्या था हमारे पास ली चैटर्लीस प्रिंसिपल, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। फिर हमारे पास अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर राइज करने पे आगे की तरफ जाएगी रिएक्शन, दैट मीन्स सॉलिबिलिटी मेरी बढ़ेगी। तो सॉलिड के केस में टेम्परेचर राइज करने पे सॉलिबिलिटी बढ़ती है अगर वो रिएक्शन कैसी हो, या फिर वो जो प्रोसेस हो वो एंडोथर्मिक हो। सेकंड केस क्या हो सकता है हमारे पास, ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है हमारे पास, जल्दी से देखो, ठीक है, कि अगर जो प्रोसेस है मेरा वो क्या हो, एक्सोथर्मिक हो, ठीक है, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट क्या हो रही है इस बार, इवॉल्व हो रही है, ठीक है, बाहर निकल रही है। तो इस केस में मेरा मान लीजिए वही कोई रिएक्शन है A + B गिव्स C, ठीक है, एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स इसका मेरा Q जो होगा बाहर निकल रही है, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव, आ रहा समझ में। यानी कि अब इसके लिए आपका ली चैटर्ली ने क्या कहा था कि एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो टेम्परेचर अगर मैं राइज करूं तो रिएक्शन कहाँ जाती है, बताओ, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इस तरह के प्रोसेस के लिए सॉलिबिलिटी कम होगी। तो कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कि कौन कौन से सॉलिड का जब लिक्विड में सॉल्यूशन बनाते हो तो वो एंडोथर्मिक होता है और कौन कौन से एक्सोथर्मिक में आते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। जल्दी से देखो इसमें, तो जैसे मैं एंडोथर्मिक के लिए बात करूं तो NaCl, KCl, ठीक है, KNO3, NaNO3, NaCl, KCl, NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, इनके जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो वो एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं, यानी कि उन पे टेम्परेचर राइज करूंगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरह से कुछ हमारे पास एक्सोथर्मिक नेचर के भी होते हैं, जैसे बात करें हम, इसमें कुछ एग्जाम्पल है, सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट क्या हो गया आपका, Li2CO3, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट, सीरियम कार्बोनेट, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी के लिए फैक्टर क्या क्या है। पहला मैंने वहां बता दिया, प्रेशर कोई फैक्टर नहीं, टेम्परेचर के लिए आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इसमें मैंने सॉलिड और लिक्विड की सॉलिबिलिटी की बात की। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से अपनी गैस और गैस के लिक्विड में सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, चलो, ओके, ठीक है। तो अभी तक हम क्या बात कर चुके हैं, सॉलिबिलिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड की सॉलिबिलिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस तरह से क्या चीजें किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि दो और सॉलिबिलिटी क्या बची है हमारे पास, लिक्विड की लिक्विड में, ठीक है, और तीसरी हमारे पास है गैस की लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड की जो लिक्विड में सॉलिबिलिटी है L/L वाली जो सॉलिबिलिटी है, ठीक है, वो मैंने बोला था कि मैं इसके लिए एक अलग से पूरा लेक्चर लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आएगी और ये ब्रॉड टॉपिक है जिसमें राउल्ट्स लॉ वगैरह हम पढ़ेंगे। और राउल्ट्स के भी खुद में ही कितने हैं, 2 लॉज हैं, ठीक है, तो उसको हमें अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में नहीं ले रहा हूं मैं उसे, तो उसे अलग से ही डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे, ठीक है, क्या, गैस की किसमें, लिक्विड में सॉलिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो एक टर्म मैंने उसी समय आपको बोली थी कि लाइक डिसॉल्व लाइक,
ठीक है। सॉलिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में हमेशा ये चीज याद रखना कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, ठीक है। तो गैसेस जैसे हमने कुछ बात करी, ठीक है, SO2, NH3, ठीक है, HCl, ठीक है। ढंग से देखो ये सारी गैसेस किस नेचर की है, किस नेचर की है, पोलर नेचर की है। तो पोलर नेचर होने के कारण, अब क्योंकि वाटर भी जो है हमारा वो किस नेचर का है, पोलर का है, ठीक है। तो देयरफॉर पोलर नेचर होने के कारण ये सारी की सारी जो गैसेस हैं हमारे पास वो वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है। पता ही है तुमको, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा HCl की H2O में सॉल्युबिलिटी, SO2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो हमने बोला क्या कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो SO2, NH3, HCl ये सारी चीजें बोल दिया मैंने, क्योंकि ये देखो पोलर नेचर की है तो वाटर में सॉल्युबल जरूर होंगी। इसी तरह से और गैसेस जो पोलर नेचर की होंगी वो सारी की सारी वाटर सॉल्युबल होंगी, ठीक है। और बात करें इसके दूसरी तरफ, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। जैसे CO2, पिछले वाले लेक्चर में भी, पिछले वाले टेक में भी मैंने आपको बात करी थी कि CO2 नॉन पोलर नेचर का होते हुए भी क्या है, अगर आप इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है, एक कंडीशन इस पे भी क्या कि प्रेशर अप्लाई करने पे ही ये वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है। होती तो है लेकिन एक ही थोड़ा लेस सॉल्युबल होने के कारण इसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और गैसेस कुछ जैसे बात करें, मीथेन, CH4, ठीक है, C2H6, इथेन, ठीक है, ये जो गैसेस हैं, ठीक है, क्योंकि इनका नेचर कैसा है, नॉन पोलर नेचर है, ठीक है। और क्योंकि ये ऑर्गेनिक उसके फेस की भी है तो नॉन पोलर नेचर होने के कारण ये सारे के सारे जो गैसेस होती है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है। आ रहा समझ में, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जो कॉन्सेप्ट आपका चल ही रहा था कि लाइक डिजॉल्व लाइक, वो सारी चीजें इसमें भी चलती है, ठीक है, कि पोलर गैसेस जो है वो वाटर सॉल्युबल होंगी। कुछ कुछ ऐसी हैं जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो हाईली प्रेशर या फिर कुछ अप्लाई करने पे ही सॉल्युबल होंगी। और ज्यादातर जो नॉन पोलर गैसेस हैं वो अपना नॉर्मल ट्रेंड ही रखती हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगी, ठीक है। आगे बढ़े, तो हमने बात करी थी कि मैंने बोला था कि आपको इसमें एक लॉ बताऊंगा मैं, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो वो क्या है कि एक फैक्टर है, जैसे मैंने बोला था ना कि अभी फैक्टर बताए थे कि कौन कौन से फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। तो मैंने आपको बोला था टॉपिक है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो मैंने 3 चीजें बताई थी, ठीक है, क्या क्या थी बोलो। फर्स्ट क्या था हमारे पास, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो चीज मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ तो उसे मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़े, सेकंड है हमारे पास टेम्परेचर। क्या बोला, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है भाई गैस की सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास क्या, प्रेशर, ठीक है। आ रहा समझ में। तो प्रेशर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसे हम अच्छे से इसे हमें पूरा ब्रॉड लेना पड़ेगा क्योंकि इसी के साथ हमारा हेनरीज लॉ डील करता है, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो इसे अलग से उठाएंगे पूरा। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखो गैसेस स्टेट की बात हो रही है, गैसेस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, और आपको पता है कि मैटर की तीनों स्टेट में गैसेस स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ज्यादा तेजी से रैंडम मूव करता है, यानी कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक, एनर्जी बढ़ेगी तो दैट मीन्स क्या हुआ मेरे पास कि अगर टेम्परेचर में राइज कर रहा हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि वो वाटर की सरफेस से, यानी कि उस लिक्विड की सरफेस से बाहर निकलना चाहेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप ढंग से देखो तो ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो हीट बाहर निकल रही है, यानी गैसेस बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया है। और अकॉर्डिंग टू ली चैटरलीज प्रिंसिपल, ठीक है, क्या कहा था उन्होंने कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे, क्या करोगे, टेम्परेचर राइज करोगे तो जो प्रोसेस है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, जो प्रोसेस है वो क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। दैट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में, यानी कि टेम्परेचर राइज करने पर क्या, टेम्परेचर राइज करने पर गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है,
ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हमने कर ली है। आते हैं हम अपने अगले फैक्टर पे, दैट इज प्रेशर। ठीक है, इसे मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूं। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक लॉ है हमारे पास, हेनरीज लॉ। क्या कहा था भाई हेनरीज ने, देखो यहाँ पे, तो हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं हम, हेनरीज लॉ। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, प्रेशर का इफेक्ट है किसके ऊपर, प्रेशर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या होता है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, क्या कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, द मास, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, एट अ particular given temperature, ठीक है, the mass of a gas, ठीक है, soluble in a given fixed volume of liquid is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं साइन बना दे रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड में आप उसकी बात कर रहे हो तो उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो समझ में आया क्या है इसका स्टेटमेंट, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एट ए पार्टिकुलर गिवन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर वेरी कराओगे तो भाई वो डिफरेंट तो पड़ ही जाएगा। तो पहली कंडीशन फिक्स कर दीजिए कि एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर तो मास है गैस का सॉल्युबल होने का किसी भी क्या लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्शियल प्रेशर के ऑन द गिवन सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, क्या कह रहा है आपको कि मास जो होगा, यानी कि कितना अमाउंट जो है गैस का, ठीक है, मास ऑफ गैस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, आ रहा समझ में। अब प्रेशर क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, किसके लिए, गैस के लिए क्या होता है एक प्रेशर। ठीक है, तो मान लीजिए पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर है क्या एक्चुअली में गैस के लिए प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो जनरली देखो क्या है हमारे पास, मान लीजिए एक जैसे कोई मेरे पास एक फिक्स वॉल्यूम का कोई गिवन एक कंटेनर है छोटा सा, ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ गैसियस पार्टिकल है, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब वो लगातार क्या कर रहे हैं, रन करते रहेंगे, भाई गैसेस पार्टिकल है वो लगातार रन करते रहेंगे। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, पता है। ठीक है, यानी कि एरिया को अगर मैं फिक्स कर दूं, क्या बोला मैंने, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो अगर मैं एरिया को यूनिट फॉर्म में ले लूं, ठीक है, 1 यूनिट ले लूं, तो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स होता है किसी भी पार्टिकल का, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स होता है वही क्या होता है, प्रेशर। यानी कि मान लीजिए जैसे कोई एक पार्टिकल है मेरे पास, ये कंटेनर का वॉल है, ठीक है, तो एक पर यूनिट एरिया हो गया ना, वो पार्टिकल जाके उस पर जब हिट करेगा तो वो जो पर्टिकुलर एरिया पे जो हिट है उसका, यानी कि जो प्रेशर है या फिर जो फोर्स है वही क्या है उसका प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर एक पार्टिकुलर उसका है। ठीक है, तो इसी तरह से जब भाई गैसेस पार्टिकल एक तो नहीं है, कई सारे हैं, तो सबको ऐड कर लीजिए तो वो टोटल प्रेशर निकल के आता है। समझ पा रहे हैं। तो अभी पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है कि यानी कि जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उसका पार्शियल उसका जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा वो उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यानी प्रेशर जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा, यानी वो जो गैस है वो उतनी ज्यादा सॉल्युबल होगी वहां पे। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ पा रहे स्टेटमेंट को क्या है वो। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखो क्या है कि यहां से ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हेनरी के साथ उनके क्लासमेट या फिर उनके एक कलीग्स थे जो उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने भी एक बात कह दी। क्या, ठीक है, उनका नाम डाल्टन था। क्लियर हुआ।
तो उन्होंने क्या कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, ये 11th में भी है शायद थोड़ा सा आपके बारे में, ठीक है, पार्शियल प्रेशर और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वहां पे है गैस स्टेट में। तो वहां पे उन्होंने क्या कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, देखो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अब वो ज्यादा कैसे होगा, मान लीजिए दो कंटेनर है अलग अलग सेम गैसेस के लिए, एक कंटेनर में जो पार्टिकल है वो 10 है, एक कंटेनर में 50 पार्टिकल है, तो 10 पार्टिकल का जो हिट होगा वो उसका प्रेशर कहलाएगा, समझ पा रहे हो, कंटेनर के अंदर, और दूसरे वाले कंटेनर में 50 पार्टिकल है तो उसका हिट जो होगा वो उसका प्रेशर कहलाएगा। तो ज्यादा प्रेशर कहाँ पे है, 10 वाले में या 50 वाले में, 50 वाले में, क्लियर हुआ यहाँ तक, यानी कि जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर, और जितने ज्यादा पार्टिकल दैट मींस अब यहाँ पे गैसेस स्टेट के लिए पार्टिकल ना कह के हम क्या कह देते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया कि जिस गैस का जितना ज्यादा सेक्शन होगा उसका मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, अब मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। तो डाल्टन ने इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन दिया था, ठीक है, डाल्टन्स मॉडिफिकेशन, या फिर उसने एक सजेशन दिया था, तो उसके बेस पर जो हेनरीज लॉ था, ठीक है, जो हेनरीज लॉ है वो एक अलग डेफिनेशन लेके आया कि P भी क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए काई N के, उस पर्टिकुलर सेक्शन के, उस गैस के पर्टिकुलर सेक्शन के, ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा हेनरीज लॉ पूरा का पूरा, समझ पा रहे हो कि उसकी डेप्थ को समझो, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप इन सब चीजों को कभी रटना नहीं पड़ेगा, आराम से चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काई एन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, क्लियर हो गया। अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन है, दैट मींस मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा के, और क्योंकि हेनरीज लॉ का कांस्टेंट है तो के एच इंटू एक्स एन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा स्टेटमेंट तैयार हो गया, किसके लिए, हेनरीज लॉ के लिए, ठीक है। और यही हमारे पास जो सेक्शन है यही हमारा न्यूमेरिकल्स के साथ भी डील करेगा, तो उसके लिए भी हम देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि कुछ इसकी जनरल टर्म्स है, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, KH की बात कर ली हमने, ठीक है। अगर देखो चलो एक एक चीजें जैसे जैसा आ रहा है मैं समझाते चला जा रहा हूँ, तो ये यहाँ तो ये चीजें खत्म हो गई, ठीक है। अगर KH की बात करें तो क्या है ये बोलो, तो ये क्या हो गया, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अगर ढंग से देखो तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा, हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी बोलो, देखो क्या होगी यूनिट, क्योंकि सेम यूनिट वाला वो हो गया एक तरह से, देखो तो काई एन की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, कुछ भी यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस, ठीक है, यानी कि KH की जो वैल्यू आएगी वो प्रेशर की ही वैल्यू हो जाएगी, तो मतलब प्रेशर की ही यूनिट हो जाएगी। तो देयरफॉर KH की जो यूनिट है वो क्या होगी, प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या हो सकती है, बार हो सकती है, पास्कल हो सकती है, ठीक है, mmHg हो सकती है, सॉरी mmHg में हो सकता है प्रेशर आपका, ठीक है, स्मॉल m होता है यहाँ पे, mmHg हो सकता है, टॉर हो सकता है, ठीक है, मतलब जिस चीज में एक्सप्रेस करना है वो सारी चीजें इस पे आ सकती है। तो यूनिट के बारे में पता चल गया, यूनिट क्या होगी, जो यूनिट प्रेशर की होगी, ठीक है, क्योंकि काई जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, वहां पे क्या होता है, रेशो आता है हमारे पास, तो काई H के लिए ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखो जरा, आगे एक दो चीजें और बता देता हूं मैं आपको, क्या क्या चीजें हैं। KH के लिए बात करें, देखो KH की अगर मैं वैल्यू निकालूं, देखो ठीक है, फर्स्ट सेक्शन तो ये हो गया, सेकंड KH के लिए बात हो रही है पूरी, तो KH की अगर मैं वैल्यू निकालूं इस फॉर्मूले से तो क्या होगा बेटा बताओ, P अपॉन काई एन, बोलो सही है, P अपॉन काई एन, आ रहा समझ में। तो देखो ढंग से देखो, काई एन वाला सेक्शन क्या है, एक तरह से सॉल्युबिलिटी तो है, मतलब कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगा एक तरह से ना, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, KH के, आ रहा समझ में, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ठीक है, आ रहा समझ में। यानी कि किसी गैस के लिए KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, आ रहा समझ में। अब देखो यहां से एक चीज और रिलेट कर रहा हूं मैं, सॉल्युबिलिटी के लिए बात करी ना मैंने, अभी मैं इफेक्ट पढ़ा रहा था आपको कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो सॉल्युबिलिटी को इधर उधर करते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 फैक्टर आपको बताया, नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है, दूसरा क्या था टेम्परेचर, तीसरा क्या था प्रेशर, प्रेशर की बात चल रही है ना। टेम्परेचर के लिए मैंने क्या बोला था कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, गैस के लिए टेम्परेचर राइज करने पे क्या हो रही थी, घट रही थी, याद आ रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने, सॉल्युबिलिटी
सॉलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, पता चल रहा है, पकड़ पा रहे हो? जब ये वीडियो देखोगे तो साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है, क्योंकि अब तो मिट चुका है, नहीं तो मैं समझा देता। सॉलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि इन दोनों सेक्शन से मैं ये निकाल सकता हूं कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? टेम्परेचर। बोलो, कह सकता हूं, ठीक है, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा गैस के लिए, उसकी KH वैल्यू क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी, सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है। इसको मैं अगले उस पे देखो क्लियर कर देता हूं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, यहां समझ में आ गया, इसे रफ कर दूं, ठीक है। देखो क्या है, एक टेबल बना रहा हूं मैं वहां पे, जहां से आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। क्या? देखो कि अलग अलग टेम्परेचर पे मैं अलग अलग गैसेस के लिए उसकी KH वैल्यू लिख रहा हूं, वो भी किस में? किलो बार में। यहाँ पे कुछ गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस है, यहाँ पे उसका टेम्परेचर है कि किस टेम्परेचर पे मैंने उसे एक्सप्रेस करा है, और क्या है उसकी KH वैल्यू है किस में? किलो बार में। जैसे मैंने बात करी थी यूनिट, उसकी बार भी हो सकती है, किलो बार मतलब दैट मींस 10⁻3। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे देखो। तो हीलियम पहली केस है एक, देखो ये वैल्यू याद भी रखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा देख लेना, ठीक है, याद करनी पड़ती है। हीलियम के लिए 293 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, 293 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी KH वैल्यू जो होती है वो होती है 144.97, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं आगे के गैसेस के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन N2, ठीक है, दो बार लिख रहा हूं क्योंकि दो अलग अलग टेम्परेचर पे है ये, ठीक है। एक पहला जो टेम्परेचर है इसका N2 का वो है 293, और एक जो है मेरे पास वो है, एक है 293 और एक है मेरे पास 303 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। देखो जरा क्या क्या वैल्यू है। तो N2 के लिए दो वैल्यूज हैं। पहले वाले पे इसकी जो सॉलिबिलिटी का जो KH वैल्यू है वो है 76.84 और दूसरी 48 है, और एक में है 88.84 और ये है हमारे पास 48। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। देखो मेरा स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे क्या बोला मैंने? टेम्परेचर राइज करने पे KH वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना? होगी कि नहीं होगी? दिख रहा है? ठीक है, तो वही चीज देखो यहाँ पे नहीं हुई। N2 के लिए देखो, अब N2 के लिए दिख रहा है, दो अलग अलग टेम्परेचर है, ज्यादा कौन? 303, उसमें देखो उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप O2 के लिए भी लिख सकते हो, उसमें कई सारी वैल्यूज है, आपकी बुक में दे रखा है, NCERT में, उसे देख लेना। और देखो तीन गैसेस ऐसी हैं जिनके लिए आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा, हीलियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, जैसे, ठीक है, इनके लिए थोड़ा देख लेना बेटा, ठीक है। CO2 के लिए भी थोड़ा देख लेंगे। तो एक चीज और देखो, लगे हाथ और समझा देता हूँ, क्या कि ऐसी O2 के लिए आप अगर अपनी बुक में देखोगे, देखो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, O2 के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे 293 और 303 पे, ठीक है, लिख लेता हूँ, चलो देख लो यहाँ पे एक बार। O2 के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर है, 293 और 303 केल्विन पे। तो O2 की दो वैल्यूज है हमारे पास, 293 पे और तो 293 पे है 34.86 और दूसरी है हमारे पास 46.82, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं क्या चीज समझाना चाहता हूँ। KH वैल्यू जितनी ज्यादा, सॉलिबिलिटी उतनी कम। KH वैल्यू जितनी ज्यादा, सॉलिबिलिटी उतनी कम। देखो सबसे ज्यादा KH वैल्यू किसकी है? हीलियम की है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो। हीलियम की सॉलिबिलिटी सबसे, KH वैल्यू सबसे ज्यादा है ना एट अ गिवन टेम्परेचर, तो इसका मतलब इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो गई? लेस हो गई, एक तरह से इनसॉल्युबल हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में? N2 के लिए देखो, मतलब एक तरह से बीच वाला सेक्शन है, दैट मींस कि ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। और ये देखो हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक है। आ रहा समझ में? क्लियर हो गया? तो O2 वैसे भी तुमको पता है कि पानी में O2 जो है बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, जिससे जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं अपने उससे, ठीक है। क्लियर हो गया? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये भी चीज, ठीक है। KH वैल्यू और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। एक बार और देख लेता हूं मैं, कुछ अगर समझाना हो मुझे तो। ये हो गया। एक ग्राफ भी आपके यहाँ दे रखा है, वो ग्राफ जनरली मेरे को समझाने का लग नहीं रहा है कि मैं समझाऊं। क्या है कि एक ग्राफ है आपका, देख लो क्या कह रहा है वो सिंपल ही है ग्राफ।
एक ग्राफ है कि मैंने जो ग्राफ खींचा है वो किस किस के बीच में खींचा है, उसने प्रेशर के बीच में खींचा है, पार्शियल प्रेशर, और दूसरा है मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो अभी तुमको बताया कि मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, अभी बताया था ना, ठीक है। तो यानी कि ये सीधा ग्राफ आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी हो गया हमारे पास। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी स्लोप क्या होगी, तो स्लोप क्या होगी, वो KH ही होगी, ठीक है। स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, सॉरी, स्लोप क्या होता है, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा हो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, उसे निकालोगे तो क्या आएगा, P/xn, ठीक है। आ रहा समझ में, हाँ यही होगा, P/xn, ठीक है। यानी कि ये क्या है, KH ही है, तो KH ही उसका क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में वहां पे दिया रहेगा, वो हम देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने बता ही दिया है और KH वैल्यू के भी बारे में बता दिया है। अब अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हेनरीज लॉ के बारे में ये चीजें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। 2 टॉपिक और है इसके एप्लीकेशन, ठीक है, जो जहाँ से जनरली आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और दूसरा कि इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, ये लॉ कहाँ कहाँ पे काम करता है और कहाँ कहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। हेनरीज लॉ मतलब गैस के किस किस सेक्शन पे काम करता है, किस किस सेक्शन पे नहीं करता है। तो आते हैं हम अपने एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे। क्या हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे रीजनिंग के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहला क्या कह रहा है आपको कि, ठीक है, मैं यहीं से ऐसे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि जब सोडा वाटर की जो बोतल होती है या फिर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, जब आप उसे खोलते हो तो सनसनाहट यानी कि दैट मीन्स बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अब जरा देखो, अगर आपको पता हो तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है, वो जितनी भी चीजें होती है उसमें CO2 डिसॉल्व होती है, ठीक है, क्या होती है, CO2 डिसॉल्व होती है। और CO2 के लिए KH वैल्यू जो है, ठीक है, CO2 के लिए जो KH वैल्यू है 1.67 है। 1.67 का मतलब बहुत कम KH वैल्यू, यानी कि सॉरी, हाँ, CO2 के लिए जो KH वैल्यू है वो है हमारे पास 1.67, यानी KH वैल्यू क्या है, बहुत कम है, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। आ रहा समझ में, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करोगे तभी तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो KH वैल्यू कम, यानी कि देखो यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, KH इज इक्वल टू P/xn, ठीक है। तो KH वैल्यू बहुत कम है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है, उसका सेक्शन बहुत ज्यादा होगा, यानी कि प्रेशर में अगर अप्लाई करूंगा तो उसका xn बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये था ना हमारे पास। तो समझने की कोशिश करो, ठीक है, KH कम, ये ज्यादा का मतलब प्रेशर ज्यादा, ठीक है। यानी कि प्रेशर, अगर मैं हाई प्रेशर पे उसे इंट्रोड्यूस करूं उसको लिक्विड के अंदर, तो अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो मोल फ्रैक्शन वाला सेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हुआ क्या, चलो ये ठीक है कि जब आप हाईली प्रेशर पे उसे इंट्रोड्यूस करते हो तो सॉल्युबल हो जाती है, लेकिन जब होता क्या है कि जब आप उसका ढक्कन खोलते हो, ठीक है, जब उसकी कैप को रिमूव करते हो तो हुआ क्या, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की कैप को रिमूव करा, ठीक है, प्रेशर जो था वो क्या हो जाएगा, एकदम से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ढक्कन खोलोगे प्रेशर रिड्यूस हुआ, अब प्रेशर कम हुआ तो एक्शन वाला सेक्शन भी कम होगा, क्लियर हो रहा है। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि जो पार्टिकल्स है बहुत सारे CO2 के, वो भी क्या होंगे, कम होंगे। अब कम कैसे हो सकते हैं, वो लिक्विड के अंदर कम कैसे हो सकते हैं, जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है, जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और जब गैसेस पार्टिकल जब लिक्विड की सरफेस से बाहर निकलते हैं तो वो बुलबुले जो होते हैं वो बनते हैं हमारे पास, ठीक है। आ रहा समझ में, तो ये आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा आपको क्या कह रहा है, देखो दूसरी चीज आपको क्या कह रहा है कि जो सी डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स जो होते हैं उनके लिए केस है, जरा समझने की कोशिश करना। तो सी डाइवर्स जो हमारे पास जो सी डाइवर्स होते हैं वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, तुम्हें पता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर में कंप्रेस्ड O2 होती है, तो उसके साथ N2 भी आ जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कंप्रेस्ड O2 का मतलब एटमॉस्फेयर से थोड़ा पोर्शन N2 का भी आया होगा, नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन के लिए वैल्यू देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर उसका KH ज्यादा है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी
कम होगी, ठीक है, और उसका O2 का ज्यादा होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आ रहा समझ में? सॉल्युबिलिटी कम होगी तो हुआ क्या कि चलो जाते समय तो ठीक है, हमारे साथ जो भी है वो ले लिया हमने, ठीक है, लेकिन होता क्या कि जब सी डाइवर्स जब सी सरफेस से ऊपर की तरफ आता है ना, ठीक है, एक चीज और देखो, एक चीज और क्या कि प्रेशर का खेल कैसे चलता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, प्रेशर का खेल ऐसा चलता है कि जितना आप नीचे जाओगे इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ, ठीक है, जितना आप नीचे जाओगे प्रेशर उतना हाई होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, और जितना आप ऊपर जाओगे प्रेशर उतना कम होता है। क्लियर हुआ बेटा? समझ पा रहे हैं? तो अर्थ पे क्या होगा, आपका प्रेशर जितना ज्यादा करोगे, सॉरी, जितना नीचे जाओगे प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा का मतलब क्या हो गया, एक तरह से O2 और इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ने दो। लेकिन जब आप वापस आते हो, जाते समय तो कोई केस नहीं, जब सी डाइवर्स ऊपर की तरफ आता है तो होता क्या है कि भाई अब प्रेशर कम हो रहा है। अब प्रेशर कम होने से क्या हुआ कि प्रेशर कम हुआ, दैट इज एक्शन कम होगा, एक्शन कम होगा। अब O2 और N2 में बात फंसती है, तो N2 की सॉल्युबिलिटी देखो कम है, सॉरी कम है ना, है कि नहीं है, तो वो ज्यादा तेजी से बाहर निकलता है एज कंपेयर टू O2, ठीक है, तो O2 जब निकलता है तो वो चलो वो तो हमारे लिक्विड है उसमें सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन N2 डिफिकल्टीज कर देता है क्योंकि सॉल्युबल नहीं है ज्यादा, तो वो क्या करता है, हमारी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज जो होती है, उनमें ब्लॉक लेके आ जाता है, ठीक है, जिसको जनरल मेडिकल टर्म्स में बैंड्स कहते हैं, या फिर एक टर्म और है यहाँ पे डीकम्प्रेशन, ठीक है, डीकम्प्रेशन या फिर बैंड्स, ठीक है, जो एक तरह से बहुत हाईली इंजरियस स्टेट हो जाती है जहाँ पे इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का फ्लो ढंग से नहीं हुआ तो, ठीक है। आगे देखो, तो इस चीज को बचने के लिए उन्होंने क्या करा कि इसको रिप्लेस करा हीलियम के साथ। हीलियम की वैल्यू देखो, ठीक है, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी और कम, ठीक है, तो इस चीज को, इन तीनों को मिला के उन्होंने एक पूरा का पूरा मिक्सचर तैयार करा। अब वो मिक्सचर क्या था, उनका रेशियो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जनरली किस किस रेशियो में रहता है वो डीकम्प्रेशन, तो जो रेशियो है हमारे पास वो है, हीलियम जो रहता है वो 11.5%, ठीक है, 11.7, ठीक है, 56.2 और 32.1, ये होता है हमारे पास 32.1%, 50 होता है 56.2%, ठीक है, और ये 7%, ठीक है, तो इस रेशो में ऑक्सीजन सिलेंडर लिया जाता है। तो ये हो गया इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरी चीज मैं सी डाइवर्स के बारे में बता दिया, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बता दिया। एक और चीज और ले लेते हैं कि जब वो कोई माउंटेनियर जब ऊपर की तरफ जाता है, तो मैंने बोला ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स जैसे एवरेस्ट वगैरह या ऊंची चोटियों पे जाता है, तो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो प्रेशर कम यानी एक्शन कम यानी सॉल्युबिलिटी कम, यानी कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो हमारी ब्लड है उसमें कम हो जाएगी। तो अब तुमको पता है कि अगर हमारे बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा जो माइंड है वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो एक स्टेट तैयार हो जाती है जिसको हम कहते हैं एनॉक्सिया, जिसमें क्या होता है हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती, हमारा माइंड ढंग से काम नहीं करता, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और एक लास्ट चीज है, जल्दी से जरा समझ लो कि मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड वाटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। कोल्ड वाटर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ेगा यानी सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है। तो जो कोल्ड वाटर होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, ठीक है। सब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अच्छे से ले लेंगे अगले लेक्चर में भी इसको फिर अगर, ठीक है। थैंक यू।